हेलो सब बच्चों का पेपर मंडे का है स्टैटिस्टिकल मेथड्स का। तो बीएससी एग्रीकल्चर वाली थर्ड सेमेस्टर वाले के हम 2 पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आप अगर इनको देख के जाएंगे तो हो सकता है कि आपका पेपर अच्छा हो। तो ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर है और 22-23 का पेपर है और ये सीरीज ए है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे पहली उसकी। चलिए स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक दिशाई एनोवा में ईएसएस की गणना निम्न से होगी। जो होगी वो होगी, इसका जो आंसर सही है बी है। बी है टीएसएस माइनस बीएसएस, टीएसएस माइनस बीएसएस। दूसरा है कि निम्न विक्षेपण में मापों में से कौन सी गणना करने में सबसे आसान है। सबसे जो गणना करी जाती है वो रेंज होती है, मतलब परास होता है सबसे अच्छा आंसर। तीसरा जो है दिए गए विक्षेपण की मापों में कौन सी माप सर्वोत्तम है। तो जो सी है यही मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन, वो सबसे क्या है सर्वोत्तम होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत श्रेणी 48, 35, 36, 40, 42, 54, 28 और 60 की माध्यिका का मान है। तो जो इसका माध्यिका है वो 45 आएगा, मतलब डी आंसर है इसका। और नेक्स्ट है इसमें कि 5वां क्वेश्चन है क्या है, 2 दिशाई विक्षेपण में विचरण विभाजित होता है। तो जो है वो 3 घटकों में होता है। इसमें ए दे रखा है, बल्कि इसमें आंसर क्या है बी है। बी 3 कंपोनेंट्स में एक समष्टि की इकाइयाँ किसी एक गुण के संदर्भ में पूर्ण रूप से संगामी है। आप किस आकार का प्रतिदर्श लेना पसंद करेंगे। तो जो है इसका आंसर है सी, अ सिंगल टर्म्स, यानी कि केवल एक इकाई। और उपचार में मध्य वर्गों का योग प्राप्त होता है निम्न वर्गों में से विभाजित होने पर। तो जो आता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो आंसर है डी, ये गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अब 8वां है कि प्रतिजन ढांचा शब्द का प्रयोग होता है सैम्पलिंग फ्रेम इज यूज्ड टर्म यूज्ड फॉर। तो 8वें का जो आंसर है वो सी है। क्या है सी है। 8वें का आंसर है वो क्या है सी है, ये सही आंसर था इसमें। और एक सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श किसकी सहायता से लिया जा सकता है। तो वो एक रैंडम नंबर और चिट मेथड दोनों से ले सकते हैं। इसका आंसर सी है। उपचारों को प्रायोगिक इकाइयों में या छत्रीकरण विधि द्वारा आवंटित किया जाता है। तो इसका आंसर है सी, विथ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। यदि पंक्ति आर तथा स्तंभ एस है तो द्विदिशाई प्रसरण विशेषण पंक्तियों की स्व संख्या है। तो इसका आंसर है बी, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन देखते हैं कि यदि प्रतिदर्श के है तो आकार एन है तो प्रतिदर्शों के बीच स्वातंत्र संख्या का मान होगा। तो इसका आंसर होगा ए, के माइनस 1। ये आंसर इसका सी यहाँ गलत है। यदि प्रत्येक खाने की बारंबारताएं बराबर हों तो काई स्क्वायर पिक्चर का मान होता है। तो जो काई स्क्वायर का मान होता है वो कितना होता है डी होता है। कितना होता है डी। आसंग सारणी 2/2 के लिए काई स्क्वायर परीक्षण की स्वतंत्रता संख्या होती है। तो जो उसकी संख्या होती है वो होती है 1। कितनी होती है 1। तो इसका आंसर है 1। एक्स का वाई पर समाशय मतलब रिग्रेशन एक्स है। तो जो है इसका आंसर है बी, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो ये है बी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो 16 पे आते हैं। अब ये एन युग्मों निरीक्षणों पर आधारित युग्म टी परीक्षण की स्वतंत्रता संख्या होती है। तो ये होती है n-1। ये बिल्कुल ठीक है। 2 चरों के बीच एक समाशयन रेखा है तब y का मान होगा।
तब y का मान होगा। तो ये आंसर है सी, यानी कि जो हमेशा होगी -1 और +1 के बीच में रहती है। नेक्स्ट है 9 युग्म निरीक्षणों के माध्ययों का अंतर 15 है तथा माध्ययों के अंतर का मानक 5 है, तो टी का मान होगा। तो जो इसका निकल के आया है वो आया है ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि x एवं y दो चर है वहाँ होगा तो दो समाक्षारण रेखा होगी, मतलब 2 रिग्रेशन लाइन होगी। क्या होंगी? 2 रिग्रेशन लाइन्स होगी। तो इसका आंसर है ए। युग्म टी परीक्षण का प्रयोग किया जाता है तब दोनों प्रतिदर्शों में निरीक्षण हो। तो जो ये होंगे ये पेज्ड कोरिलेटेड इक्विवेलेंट नंबर्स सारे, मतलब ये सभी इसका करेक्ट आंसर है। यदि by(x) > 1 तो bxy है, तो हमने बताया भी था, तो इसका होता है हमेशा <1। इसका आंसर होगा ए। स्वतंत्र संख्या संबंधित होती है, तो जो होगी हमेशा क्या होंगी? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेट, नंबर इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन, मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पर। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन इज ऑलवेज, ये पूर्णतया ऋणात्मक सहसंबंध हमेशा कैसा होता है? तो जो इसका आंसर है वो होगा ए, यानी कि -1 होता है। सहसंबंध गुणांक सार्थक होता है यदि जो b हो, मतलब y इज ग्रेटर देन 6 PE के, y ग्रेटर देन 6 PE के। और जो 25वां आंसर है इसे देखते हैं, तो इसका आंसर है बी। अब क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से आपके रिवाइज करा देते हैं, जल्दी जल्दी से आंसर लिख देते हैं और अपने हिसाब से उसको ख़त्म कर लेते हैं। चलिए, अब 25 है, परीक्षण की 2 प्रकार के त्रुटियों में से कौन सी त्रुटि अधिक कठोर होती है? जो अधिक कठोर होती है प्रथम प्रकार की त्रुटि होती है, टाइप फर्स्ट एरर जो होता है। सहसंबंध गुणांक का मान सदैव निम्न सीमा के होता है, तो हमेशा -1 और +1 के बीच में होता है सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अच्छा, दो चरों के मध्य सहसंबंध गुणांक का मान 1 है, तो दोनों चरों के मध्य संबंध होगा, ये इसका आंसर है बी। तो इसका आंसर होगा क्या? बी। इसका आंसर है बी, बिल्कुल ठीक है। दो प्रतिगमन गुणांकों by(x) और xy के गुणोत्तर माध्य का मान होता है, तो जो मान होता है वो होता है आर, मतलब आंसर है ए। सहसंबंध गुणांक का मान अभिगणित कीजिए जबकि समेशन dxy dy जितना है, जब हमने कैलकुलेट किया है तो इसका आंसर आया था बी। और जिसने भी सॉल्व किया है, ठीक सॉल्व किया है, यही फॉर्मूला इसको यूज होता है। और तीसरा क्वेश्चन, यदि x और y के मध्य सहसंबंध गुणांक का मान -1 है तो x और y के मध्य संबंध का प्रकार है वो होता है सी। जब y बढ़ता है तो x कम होता है, तो इसका आंसर कितना है? सी है। इसका आंसर सी है, बी नहीं है। इसका आंसर सी है, बी गलत आंसर दे रखा है इसमें। और 10 में आते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। तो क्रम सहसंबंध गुणांक का प्रतिपादन किया, तो जो किया था वो स्पेयरमैन थे, तो बिल्कुल ठीक है। सहसंबंध गुणांक का परास होता है, मतलब उसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है? तो इसकी होती है -1 से +1 के बीच में। 5/4 आकस्मिक सारणी और स्वतंत्र संख्या का मान होगा, जो भी जो मान होता है इसका, तो वो होता है 12। ठीक, 34 जो है, दो प्रतिगमन रेखाएं ये और ये है, तो एक्स और वाई के मध्य जो होता है 34, तो इसका है आंसर ए, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 11। 35 सहसंबंध गुणांक r = 0 तो प्रतिगमन रेखाएं होंगी, जो 35 का आंसर है वो है ए। आकस्मिकता गुणांक की गणना की जाती है जबकि H0 इज रिजेक्टेड हो, तब किया जाता है, तो इसका आंसर हो गया बी। यदि y का x पर प्रतिगमन गुणांक by > 1 है तो x का y पर प्रतिगमन गुणांक bxy है, तो ये हो जाएगा 1 से
कम। इसका आंसर ए है, ये सही है। पेयर टी टेस्ट यानी युग्म टी परीक्षण का प्रयोग होता है जबकि दोनों प्रतिदर्श युग्म हो, टू सैंपल आर पेयर हो, टू सैंपल आर पेयर हो। तो इसका आंसर कितना है? इसका आंसर सी नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो द नंबर ऑफ डिग्री फ्रीडम फॉर टी स्टैटिस्टिक्स, ये x बार ये दे रखा है। तो इसमें आपसे नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो बी है, यानी n1 + n2 - 2 होता है। एक थैले में 3 सफ़ेद, एक काली, 3 लाल गेंद है। गेंद को अच्छी तरह हिलाकर 2 गेंद निकाली जाती हैं तो निकाली गई नई गेंद होने की प्रायिकता, जो नई गेंद की प्रायिकता है वो यहाँ कितनी है? 0 है, डी है। यदि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी दिस और बी ये है, तब प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी है, तो जो 41 का आंसर है वो है ए। नेक्स्ट जो है 13वें वाला, 2 पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पासों की संख्याओं का जोड़ 10 आने की प्रायिकता है। तो जो 10 आएगा वो किस में आएगा? 1/12, मतलब सी आंसर। इसका सी आंसर बिल्कुल ठीक है, सी। मनुष्य के न मरने की प्रायिकता, कभी हो सकता है कि आदमी ना मरे, इम्पॉसिबल, तो इसकी हो जाएगी ए। इसका आंसर है गया ए। 3 से एक साथ उछाल जाते तो 3 चित्त हेड्स आने की प्रायिकता, तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि 1/8 बिल्कुल सही है। प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 2 घटनाएं ए और बी हैं, तो ये हो जाएंगी 40, मतलब 40, ये हो जाएगा ए, ये बिल्कुल सही। और नेक्स्ट करते हैं 46 पे आ जाते हैं। ये 2 घटनाएं ए और बी पारस्परिक अपवर्जी हैं तो ए तथा बी के आने की क्या अपेक्षित होगी? तो 46 का है बी, 0। निम्न विक्षेपणों की मापों में से कौन सी माप का ऋणात्मक मान हो सकता है? तो जो इसका मान है मानक विचलन, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। यदि प्रोबेबिलिटी ए जैसा बी बराबर 0 तो घटना ए और बी है, और तो इसका इनमें यदि पी इंटरसेक्शन बी तब है घटना ए और बी, तो जो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये बिल्कुल भी सही आंसर है। यह 2 अनाश्रित घटनाएं ए एवं बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.86 है, एक साथ घटने की प्रायिकता, तो इसकी जो है वो जो निकाली थी हम तो 0.48 आई थी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 50वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो यदि एक श्रेणी का न्यूनतम मान 9 तथा उस श्रेणी का परास 57 हो तो श्रेणी के अधिकतम पद का मान होगा। तो जो इसका आंसर आया था वो आया था डी, जो इसका सही आंसर है वो है डी। निश्चित घटना की प्रायिकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट, तो हमेशा जो श्योर होगा क्या होगा? 1 होगा, तो इसका आंसर हो गया ए। यदि एक श्रेणी का मान 10 तथा उसका विचलन गुणांक 40% हो तो उस श्रेणी का मानक विचलन है, तो जिसका मानक विचलन है वो होगा 4, सी। तो बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है जब विचलन लिए जाते हैं, तो जब भी विचलन लिए जाएंगे तो उससे किस लिए जाएंगे? माध्य से लिए जाते हैं, मतलब मीन से लिए जाते हैं हमेशा। ए सी का विचलन गुणांक 60 और बी 80 है, तो कौन सी अधिक विचलनशील है? तो जो हमेशा होगी वो हो जाएगी आपकी बी, बी मतलब जो होगा ए, आंसर हो जाएगा ए। जो कम होती है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में वो सबसे ज़्यादा रिलायबल होती है। नहीं, जो आंसर तो ए है, जो ऑप्शन इसमें दे रखा है ऑप्शन है इसमें बी ऑप्शन है बी, ये बिल्कुल ठीक है। माध्य से प्राप्त विचलनों का बीजगणितीय योग है, जो बीजगणितीय योग होता है वो होता है 0। माध्य विचलन का मान 0 होता है जब विचलन लिए जाते हैं, तो 56 का जो ले जाएंगे मध्यका से जो लिए जाएंगे तब क्या होता है? न्यूनतम होता है। तो ये हो गया हमारा 56वां क्वेश्चन। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं
दो विभिन्न श्रेणियों में विक्षेपण की तुलना करने के लिए सर्वोत्तम विक्षेपण की माप है। तो सर्वोत्तम विक्षेपण की माप जो होती है वो होगी आपके पास, एक बार पढ़ लेते हैं कि द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पर्सन फॉर कंपेयरिंग डिस्पर्सन इन टू डिफरेंट सीरीज। तो इसके जो स्टैंडर्ड नहीं जो मैं याद कर पा रहा हूँ, शायद इसका आंसर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होना चाहिए। दो विभिन्न श्रेणियों में लिए सर्वोत्तम विक्षेपण की माप है। सर्वोच्च विक्षेपण की जो माप होती है वो विचरण गुणांक होता है। तो जो इसका आंसर है वो आप बी टिक करिएगा। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन 58 जो है वो मध्यिका माइनस Q1 और Q3 माइनस मध्यिका, मतलब इसका आंसर जो है डी की जगह होगा ए। और निम्न में से कौन सी विक्षेपण की माप इकाई रहित होती है? तो जो इकाई रहित होती है वो होती है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है माध्य से प्राप्त विचलनों के वर्गों का योग है। तो जो विचलनों के वर्गों का योग होता है वो होता है हमेशा न्यूनतम, मतलब लीस्ट होता है, जीरो नहीं होता, ये सही नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 18वां क्वेश्चन, सॉरी 61वां क्वेश्चन। 1 से 10 विषम संख्याओं का जो माध्य होगा वो कितना होगा? वो होगा 5। ठीक है, माध्य से लिए गए विचलनों का योग होगा, तो इसका जो योग होगा वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा। सांख्यिकी सामग्री विभाजित की जा सकती है, तो सामग्री विभाजित की जाएगी वो है मतलब 2। तो भारत के अधिकतम मनुष्यों के जूते का आकार का नंबर 8 है। इनमें से कौन सी केंद्रीय वृत्ति की माप होगी? तो हमेशा होगा बहुलक, मतलब मोड। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट करते हैं आप 65 दंड चित्र का प्रकार है। तो दंड चित्र है 65 वाला, वो क्या हो गया? पिक्टोग्राफ हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा? पिक्टोग्राफ हो जाएगा। संख्याएं ये हैं, तो 11 का माध्य, तो अज्ञात एस का मान, जब इसको सॉल्यूशन करेंगे हम तो इसका आंसर आएगा डी आएगा। ये इसमें दे रखा है, ये बिल्कुल सही है। पाई चित्र का प्रदर्शन है। तो पाई चित्र जो हमेशा बनाते हैं वो कैसे बनता है? हमेशा बनता है सर्कल में, मतलब इसका आंसर बी। चरम मानों का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी एक्सट्रीम वैल्यूज हैव नो इफेक्ट। तो किस में नहीं करती? वो हमेशा होती है मीडियन, मतलब मध्यिका में। नेक्स्ट पढ़ते हैं 69 क्वेश्चन। तो एक वचन आंकड़ा क्या है? तो हमने बताया था सिंगुलर डेटा क्या होता है? डेटम होता है। क्या होता है? डेटम। तो ए हो गया। यदि एक समूह के सभी निरीक्षणों में एक स्थिरांक 5 जोड़ दिया जाए तो माध्य, तो जो होगा वो 5 अधिक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 अधिक हो जाएगा। तो ए आंसर ऑप्शन ठीक है। निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होगी हमेशा मध्यिका। सांख्यिकी का अर्थ हमेशा आपको बताया दोनों में यूज होता है, सिंगुलर और प्लूरल। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बहुलक का मान किस रेखाचित्र की गणना से किया जा सकता है? तो हम कर सकते हैं मतलब हिस्टोग्राम। किससे कर सकते हैं? हिस्टोग्राम से। इसका ऑप्शन हो गया, इसका ऑप्शन हो गया ए। सांख्य के पिता किसे कहा जाता है? बच्चे वर्ग को नुस्खे होते हैं, तो इसका आंसर गॉडफ्रेड एकेनवाल। ठीक है, अब इसी को पूछे जाए कि मॉडर्न फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, तो ये हम सब हमने लिखा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 वाला। आवृत्ति चित्र किस पारंपरिक बटन के लिए उपयुक्त होता है? तो जिसका है कंटिन्यूस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ए के लिए। तो ये पूरा आंसर हो गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो ये हो गया पहला खत्म, पहला एक पेपर खत्म हो गया हमारा। अभी तक जो हमने पेपर पढ़ा था वो 22-23 का पेपर था। ये एक नया पेपर है जो 23-24 का है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स का ही। तो इसको और फटाफट से देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं।
एक मिनट इसको अभी से। तो अब नेक्स्ट पेपर हम स्टार्ट कर देते हैं कि ये 22-30 का पेपर है। तो पहले वाला जो है समकों की साधारण सामग्री साधारण सारणी आधारित है। तो जो इसका आंसर है कि 1/6 पे, यानी इसका आंसर है ए। अपवर्जी प्रकार के वर्ग अंतराल में कौन सी सीमा नहीं जोड़ी जाती? तो जो नहीं जोड़ी जाती वो हमेशा होती है अपर लिमिट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का हो जाएगा बी। निम्न सीमा तथा उच्च सीमा का औसत मान कहलाएगा। तो जो इसका औसत मान कहलाएगा वो हमेशा कहलाएगी मिड वैल्यू। क्या कहलाएगा? मिड वैल्यू। बारहमात्रा बहुभुज को किसकी सहायता से खींचा जा सकता है? तो जिसकी सहायता से हम खींच सकते हैं वो है हमारे पास हिस्टोग्राम। कौन सा है? हिस्टोग्राम है। कैसा है? हिस्टोग्राम है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आप आगे कि 5वां क्वेश्चन है। तो 5 में यदि 7x + 5 3x 8 का समांतर मध्य 20 है तो x का मान होगा। तो जो इसका आंसर है वो है बी। निम्न बारहमात्रा वितरण का गुणांक माध्य 25 है। यदि वितरण को प्रत्येक बारहमात्रा में 3 से गुणा कर दिया जाए तो 3 से ही गुणा हो जाएगा, यानी 75 हो जाएगा। जितना होता है उतने से गुणा कर देते हैं। और जो 7 n1 इतना है, x1 इतना है, n2 इतना है, x2 है। तो संयुक्त माध्य मतलब कंबाइंड मीन चाहिए। तो जैसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा आपके पास डी। यदि 5 7 इसका बहुलक होगा तो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड होगा वही इसका बहुलक है। तो इसका आंसर हो गया डी। अब नेक्स्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो पदमान 20 12 -10 30 10 25 का परास है। रेंज चाहिए। रेंज होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ए। मैक्सिमम इसमें वैल्यू है 30 और जो मिनिमम है वो है 10। सॉरी, मैक्सिमम, एक मिनट रुको कुछ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ठीक है, वो प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40, मतलब ए ऑप्शन ठीक है। यदि एन बराबर इतना 64 इतना x² है तो इसी पिछले गुणांक हो गया, इसका हो गया बी। और निम्न में से किस माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन सबसे कम होता है? तो जो सबसे कम होगा वो होगा ए का। यदि Q 70 और QD 25 है तो Q1 का मान होगा। तो जो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा A 20। अब नेक्स्ट करते हैं, तेरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यदि समेशन x 54 n बराबर 9 प्रश्न नंबर 16 है तो x² मान का होगा। तो जो हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर आया बी 468। समांतर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन का सूत्र होगा। जो भी इसका जो सूत्र है वो है, इसका सूत्र है सी। ये बिल्कुल सही है। देख चक्के प्रत्येक छत्र का भार 56 किलोग्राम है तो भार का माध्य तथा मानक विचलन होगा। तो जो इसका निकल के आएगा वो आ जाएगा डी। माध्य 56 है, माध्य कितना होगा? 0 होगा। यदि किसी घटना के घटित होना असंभव है तो इसकी प्रायिकता होगी, तो उसकी प्रायिकता होगी वो होगी ए, वो होगी ए। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां। तो क्या कहता है? यदि एक पासा उछला जाता है तो अंक 2 से अधिक प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। तो जो होगी वो होगी बी, मतलब 2/3। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में निम्न में से क्या सत्य है? तो जो पॉइजन का है वो होता है, यानी कि वहाँ मीन और वेरिएंस क्या होते हैं? बराबर। तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट द फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका NCX PQX QQN माइनस होता है। तो आंसर हो गया ए 20 हो गया। प्रायिकता के गुणन के नियम में 2 घटनाएं होनी चाहिए। सब 2 घटना है, तो 2 घटनाएं कौन सी होगी? ये अपवर्जी घटना होगी, स्वतंत्र होगी। तो इसका आंसर हो गया इंडिपेंडेंट, यानी बी। आंसर हो गया बी। अब नेक्स्ट की बात कर देते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। यदि द्विपद मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मान वेरिएंस क्रमशः 5 और 4 है तो n का मान होगा। तो
एनो तो वेरिएंस और उससे हम निकालें, तो इसका आंसर आएगा डी। और यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम 2 चिताने की प्रायिकता होगी, तो जो 2 चिताने की प्रायिकता होगी बी, मतलब 1/2। और सामान्यतः गन्ने के तथा चीनी के मूल्यों के बीच संबंध होगा, तो जो होगा हमेशा क्या होगा, लिमिटेड पॉजिटिव होगा। क्या होगा, लिमिटेड पॉजिटिव, मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये है 24। तो 24 क्या कह रहा है कि बी एक्स वाई का सूत्र है, तो जिसका सूत्र होगा ये होगा बी, एक है समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यदि एक्स तथा वाई के बीच सहसंबंध गुणांक आर है तो निम्न में से क्या सत्य है, तो 25 का हो जाएगा डी, यानी आर की वैल्यू -1 +1 के बराबर होती है। 26 का आंसर हो जाएगा बी एक्स / 2, इसे हमने जस्ट सॉल्व किया था, तो इसका आंसर आया था बी। यदि बी एक्स वाई 1.5 एक्स बार 5 एक्स बार 4 है तो एक्स की समासन होगा 27, 27 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। इसका आंसर ए है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 28। यदि समासन गुणांक बी एक्स वाई का मान 1 से अधिक है तो समासन गुणांक बी वाई एक्स का मान होगा, तो 28 का हो जाएगा हमारे पास बी, यानी कि ग्रेटर देन 1 वैल्यू होती है, बी हो जाता है। प्रति 10 में इकाइयों की संख्या होती है, तो 29 का हो जाएगा सी, लेस देन द यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन, सी हो जाएगा। और 30 की बात करते हैं, निम्न में से किस सर्वेक्षण में समष्टि की प्रत्येक इकाई का परीक्षण किया जाता है, तो जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सेंसर सर्वे। सेंसर सर्वे बी। अब निम्न प्रतिचयन में से कौन सी समान प्रायिकता पर आधारित है, तो ये हो जाएगा सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ठीक है, तो ये हो जाएगा सी। ये हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं बाकी 32वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि विद्यार्थी के टी परीक्षण में निम्न में से शून्य परिक्रमण के बारे में क्या सत्य है, तो जो शून्य परिक्रमा होती तो U1 इज U2, ऑप्शन ए। ये तो ए और सी दोनों ही ठीक है इसमें, तो इसमें ए और सी दोनों ही ठीक है, ए भी सी के और सी भी ठीक है इसमें। तो रोटेशन करने का अलग अलग तरीके दोनों ही सही है, तो ए लगाओ या सी लगाओ, बात एक ही है। तो H0 को त्याज्य करना जबकि यह सत्य है कि प्रायिकता को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो 33 का हो जाएगा अल्फा ए। टी परीक्षण में यदि टी की गणना किया गया मान साधारण टी से बड़ा होता है तो H0, तो 34 का हो जाएगा बी, स्क्वायर की जाती है। 16 आकार का एक प्रदर्शन प्रसामान्य समष्टि से लिया गया है, इसका माध्य क्रमशः 77 और 5 है, तो H0 70 के लिए टी सांख्यिकी होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, 3.2। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, संशोधन द फॉर्मूला ऑफ कोरिलेशन फैक्टर इज, तो जो इसका आंसर है हमेशा के ग्रांड टोटल का स्क्वायर डिवाइड बाई n होता है। 37 क्वेश्चन देखते हैं, वर्गों को पूर्ण योग ज्ञात करने का सूत्र है, तो इसका आंसर है बी, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी, तो 37 का हो जाएगा बी। काई स्क्वायर का सूत्र होता है, काई स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो होता है ए, इसमें ए लगा देंगे आप। 2/2 कॉन्टिजेंसी टेबल जो होती है यट्स के अनुसार काई स्क्वायर संबंध में, तो जो वो होती है हमेशा क्या होती है 5 से कम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए 5 से कम होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। फिशर टी टेस्ट में के लिए टी सांख्यिकी है, तो इसमें है बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इनमें से किसको भारतीय सांख्यिकी का पिता कहा जाता है, तो पीसी महाबुलेस, और अब इससे पहले वर्ल्ड कप पूछा गया था तो उसमें क्या होते A.K. एखनवाल थे। बी, सांख्यिकी की सबसे उत्तम अच्छी परिभाषा किसने दी, तो जो वो दी है वो किसने दी है, A.L. बाउले ने दी थी। किसने दी थी, A.L. बाउले ने दी थी।
सबसे अच्छी परिभाषा। नेक्स्ट 43 का देखते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन आंकड़ों का वर्गीकरण के बाद सत्य है? गुणों के आधार पर वर्गीकरण होता है, वर्ग अंतराल के आधार पर होता है, दोनों ही गलत है, दोनों ही सत्य है। तो आंसर हो जाएगा इसका 43 का डी। यदि काई स्क्वायर किसी स्थान के एक दिन के तापमान को प्रतिदर्श करता हो तो काई स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा सी, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। 45 यदि किसी वर्ग की संचयी बारंबारता को परिभाषित किया जाता है तो 45 का हो जाएगा बी, द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी अप टू 10 क्लासेस। ठीक है। निम्न में से कौन सा ग्राफ संचयी बारंबारता पर आधारित होता है? तो 46 का हो जाएगा ए, मतलब ऊंचाई। ए आंसर ठीक है इसका। नेक्स्ट पढ़ते हैं 47 का देखते हैं कि तोरण वर्गों के विक्षेपण बिंदु को कहा जाता है। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द ओजाइव इज कॉल्ड। तो जहाँ भी ओजाइव करेगा वो होती है हमेशा मध्यिका। निम्न में से कौन सी माप केंद्र विवृत्ति के माप नहीं है? तो 48 का परिसर या प्रसार। ये बाद बाकी गुरुत्वाकर्षण और बाद बाकी हम लिखी। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन में आता है रेंज। आदर्श माध्य के लिए आवश्यक शर्तें किसने दी थी? तो दी थी प्रोफेसर यूले ने, सी ने। ऑप्शन हो गया सी। यह कौन सा माध्य है जो किसी सीढ़ी में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता? तो वो है बहुलक। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्न आंकड़ा बहुलक होगा, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड होता है वही होगा बहुलक होता है, जिसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है जो क्या हो, रिपीट हुआ हो। तो इसमें कोई भी बहुलक नहीं है। तो 51 का हो जाएगा सी। 52 का देखते हैं, प्रोफेसर जूली के अनुसार आदर्श माध्य कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है। हाँ, जूली के अनुसार जो माध्य का बहुलक है, इनमें से कोई नहीं है। विक्षेपण की वह माप जो मानों के चिन्हों प्लस और माइनस को नहीं मानता, तो वो माध्य मीन डेविएशन नहीं मानता है। तो सी। निम्न माप का विश्लेषण होगा, तो जो आप करेंगे तो मानों का प्रसरण होगा 5 5 5, मतलब सब कांस्टेंट है, इतने हैं कांस्टेंट। तो इसका आंसर कितना होगा? 0, क्योंकि कांस्टेंट से कांस्टेंट घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 0। फिर वर्ग भी करना पड़ता है, तब उसके हिसाब से ये हो जाएगा 0। 55 देखते हैं, यदि ए और बी दोनों परस्पर अपवर्ती घटनाएं हो तो उनके एक साथ घटित होने की प्रायिकता होगी। तो 55 का हो जाएगा बी, मतलब हमेशा 0 होंगी। होंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया था वो दिया जेम्स बर्नौली ने दिया था। और नेक्स्ट पढ़ते हैं, द्विपद बटन का समांतर माध्य होता है, यानी मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका होता है एनपी। इसका बाइनोमियल का क्या होता है? एनपी। और नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन और बचता है तो इसको अभी देखते हैं। और एक क्वेश्चन बचता है ये कि किसी द्वितीय अवगीय डाटा के चित्रमय निरूपण को कहते हैं। 58। तो इसका आंसर हो गया स्कैटर डायग्राम। इसका आंसर हो जाएगा स्कैटर डायग्राम। 58 का हो जाएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 59 की ओर, 59 की तरफ। तो ये है एक्स और वाई पर समांतर की रेखा होगी। तो 59 का जो आंसर होगा वो होगा बी, प्रसरण विश्लेषण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये हो जाएगा आर ए फिशर। ए ऐसी परिकल्पनाएं जो कि संभावित अस्वीकृति के लिए जांची जाती हैं इस धारणा के साथ कि वह सत्य कहलाती है। तो जो इसका आंसर है बी, तो नल हाइपोथेसिस होती है। स्टूडेंट टी% किसने दिया था? तो ये 62 का है, WS गोसेट्स ने दिया था। तो यहाँ तक 62 सब पहुँचे हैं। अब आगे बढ़ते हैं 63 का देखते हैं, यदि प्रतिदर्श आकार छोटे व स्वतंत्र हो तथा समष्टि माप विचलन सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अज्ञात हो तो निम्न परीक्षण लागू होंगे। तो जो 63 का है आंसर होगा ए,
यदि समष्टि प्रतिदर्श सिग्मा स्क्वायर अज्ञात हो और प्रतिदर्श आकार छोटा हो तो एकल प्रतिदर्श परीक्षण लागू होगा। 64 का हो जाएगा बी। स्टूडेंट बी। प्रतिचयन प्रक्रिया में सभी क्या को चयन होता है? 65 का हो जाएगा बी, यानी कुछ ही इकाइयों का चयन किया जाता है। सरल मतलब सिंपल रैंडम जो होता है विधि में इकाई है, तो जो इसके है वो है वन सेलेक्टेड, मतलब एक बार चयनित होकर समष्टि में वापस रख देते हैं। तो नंबर ए हो गया। 66 तक पहुंच गए हम। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी परीक्षण में काई स्क्वायर का मान 0 हो तो 67 का जो आंसर है वो होता है द आर्गुमेंट इज परफेक्टेड, मतलब ए। तो इसमें जो है आंसर कितना है? ए है। कितना है आंसर इसमें? ए। तो जो इसका आंसर है 67 का कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए। तो ये आ नहीं रहा है, तो बाद में देख लेंगे इसको। 67 का हो जाएगा ए, याद रखना। 67 का हो जाएगा 68। देखते निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 68 का हो जाएगा वेरिएंस स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। तो इसका आंसर भी सही है, ए। स्टैटिक शब्द का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो स्टैटिक शब्द दो प्रकार किया जाता है, बहु एक वचन और। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। तो कोई नहीं, इसका भी आंसर ऐसे ढूंढ लेते हैं। तो गलतियों जो मिस्टेक्स एंड स्टैटिस्टिकल आर, जो 70 का क्वेश्चन है वो कभी समान नहीं होती। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका मतलब 70 का आंसर है बी। सांख्यिकीय परिणाम होते हैं 71। 71 का आंसर है नॉट एब्सोल्यूट करेक्ट होते हैं, आंसर है बी। सांख्यिक शब्द का प्रथम बार प्रयोग हुआ था तो 72 में। सांख्यिक शब्द का प्रथम बार प्रयोग हुआ था, ये 72 क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होता है 1749 में किया गया था। 1749 में किया था। अब 73 की बात करते हैं। निम्न में से कौन एक विमीय आरेख है? कौन सा एक विमीय आरेख है? निम्न में से कौन सा विमीय आरेख है? तो 73 का है ए। और पारिस्थितिक का कुल कोण कितना होता है? 360 होता है। यदि समित माध्य 20 है, बहुलक 20 है तो माध्यिका होगी, तो इसकी माध्यिका हो जाएगी सी 20। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिए, तो ये भी ख़त्म हो जाता है और आपके दोनों पेपर ख़त्म हो जाते हैं। और जैसे 70 का आंसर क्या था? इसका 70 का समान नहीं है, मतलब बी। संख्या परिणाम होता है 71 का आंसर क्या था? बी। और ये होता है सी है 70। एक ये 67 बचते थे, तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो इसका आंसर था ए। और 68 का आंसर है ए। 69 शब्द का प्रयोग किस प्रकार होता है? सी, मतलब बहुवचन में। ठीक है, तो और तो हम सब कर ही दिए सारे। आपके लिए सबके लिए ऑल द बेस्ट। ये सब रिवाइज करके जाइएगा और उम्मीद है कि आप अच्छे मार्क्सों से पास होंगे।